दोस्तों, अधिवक्ताओं के लिए तो खासकर रूटीन था कि रोज तैयार होकर बैंड लगाकर कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकलना। लेकिन आज का दिन जब कोई भी अधिवक्ता तैयार होकर अपने काम के लिए निकला होगा या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकला होगा तो उसके मन में भी ये फील आया होगा जो मेरे मन में आया कि आज का दिन ऐतिहासिक है। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय न्याय प्रणाली एक नए युग में प्रवेश कर रही है। आज हम ब्रिटिशकालीन दंड संहिता को भुलाकर आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर इन नए कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए उन कारणों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला कारण था सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में निरंतर बदलाव व जटिलता व्याप्त होती जा रही थी, जैसे पोर्नोग्राफी, डीप फेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित अपराध, चाइल्ड एंड वुमेन अब्यूज आदि। दूसरा, संगठित अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही थी, जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, वन्य जीव अपराध आदि चीजें शामिल थी। तीसरा, समय सीमा निर्धारित न होने के कारण न्यायालयों पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ था। चौथा, पुलिस प्रशासन व न्यायालयों के मध्य अभिलेखों, साक्ष्यों आदि के आदान प्रदान व प्रेषण में अनावश्यक विलंब होता था, जैसे रिहाई आदेश के प्रति जेल प्रशासन तक पहुंचने में अनावश्यक विलंब होता था। थाने से रिपोर्ट आने में देरी होती थी, जिसके कारण मुकदमे लंबित रहते थे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ये सारी कमियां कहीं न कहीं पुराने कानूनों में व्याप्त थी, जिन्हें नए कानूनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। आइए अब हम नए कानूनों की विशेषताओं पर शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर विशेषताओं की बात की जाए तो नए कानूनों में भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत न्याय तक की पहुंच की अवधारणा को ये नए कानून चरितार्थ करते हैं। जैसे कि इन कानूनों में आधुनिक न्याय प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। जैसे एक व्यवस्था की गई EFIR की, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित 3 दिन के भीतर थाने जाकर हस्ताक्षर करके उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। दूसरी सुविधा जो दी गई वो है ई-बयान की। ई-बयान की सुविधा बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में महिला को उपलब्ध कराई गई कि अगर वह न्यायालय आकर अपना बयान नहीं देना चाहती है तो वह ई-बयान के माध्यम से घर बैठे अपने फोन के माध्यम से न्यायालय पर बयान दे सकती हैं। अगली व्यवस्था, जांच व जब्ती का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, पुलिस जो NDPS के केसेस या आर्म्स एक्ट के केसेस लिखती थी, किसी भी व्यक्ति को पकड़कर अपने पास से गांजा या कट्टा रखकर उसको भेज देती थी। लेकिन अब क्या हुआ, आप अगर जांच और जब्ती कर रहे हैं कुछ भी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो इससे इन अपराधों में भी कमी आएगी, जैसे NDPS में, आर्म्स एक्ट में। अगला, गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक की जाएगी। ये नहीं है कि आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, 4 दिन बिठाए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगला, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट का अधिकार होगा। होता क्या था, FIR आज पंजीकृत होती ही चार्जशीट सालों बाद लगती थी। ऐसे मामले भी देखे गए थे। अगर सालों बाद नहीं लगती थी तब भी उसमें कहीं ना कहीं विलंब हो जाता था। अब ये हो गया कि अगर आपकी FIR पंजीकृत हुई है तो 90 दिनों के भीतर आपको प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार हो गया, यानी 90 दिन के अंदर उनको लगाना ही पड़ेगा। आगे फॉरेंसिक जांच व डिजिटल रिकॉर्ड जैसे अन्य प्रावधान भी इस नए कानून में समाहित किए गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस तीनों नए कानूनों में किया गया है वो ये किया गया है कि समय सीमा का निर्धारण किया गया है। जहां भी इनको लगता था कि अनावश्यक विलंब हो रहा था, वहां समय सीमा इन्होंने निर्धारित कर दी है। जैसे आपराधिक मामले में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिन के अंदर निर्णय देना होगा, इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी। दूसरी समय सीमा कि पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करना होगा। दोस्तों, बेल के पश्चात चार्ज फ्रेम होते थे, लेकिन चार्ज फ्रेम में होता क्या था, सेशन कोर्ट में जो थे उसमें तो जल्दी चार्ज बन जाते थे, लगभग जल्दी चार्ज बन जाते थे जो सेशन ट्रायल के मुकदमे होते थे। लेकिन जो मजिस्ट्रेट ट्रायल का मुकदमा होता था उसमें ये देखा जाता था कि बेल कराने के बाद या बेल ही नहीं हुई है, लोगों के सालों मुकदमे चलते थे। 7-7, 8-8 साल पुराने मुकदमों में भी चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया था और बिना चार्ज फ्रेम हुए ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती थी, तो उसमें अनावश्यक विलंब होता था। अब इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आपको चार्ज फ्रेम करना होगा।
यानी कि जब आपकी चार्जशीट न्यायालय में आ जाएगी, समनिंग ऑर्डर हो जाएगा, समनिंग ऑर्डर के 60 दिन के भीतर आपको आरोप तय कराना पड़ेगा, इससे तेजी आएगी। और जब व्यक्ति का चार्ज बन जाएगा तो गवाही में फाइल चली जाएगी, गवाह आते रहेंगे, साक्ष्य न्यायालय लेती रहेगी और उसे डिसाइड भी कर देगी। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं भी नए कानून में है। दोस्तों इसके अलावा समय समय पर गठित संसदीय समितियों, विधि आयोगों, वोहरा समिति, मलीमत समिति, माधव मेनन समिति आदि ने भी आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों नए कानूनों के जो 60 में जो प्रावधान थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। भी इन नए कानूनों पर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, चूंकि इसको पढ़ने समझने में अभी काफी समय लगेगा। सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, जब पूरी तरह से स्टडी की जाएगी तो इसकी कमियां और अच्छाइयां और निकल कर आएंगी। अभी जो मोटा मोटा था वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के इस ऐतिहासिक दिन के आप और हम सारे लोग साक्षी बन रहे हैं। नया कानून लग रहा है, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जिस दिन नया कानून लगा था उस दिन भी हम लोग कोट पहन के कोर्ट गए थे और वहाँ अपने मुकदमे किए थे। साथ ही आप अगर नागरिक हैं तो आप भी गर्व से कह सकते हैं कि नया कानून जिस दिन लगा था उस दिन मैंने अपने आंखों से देखा था सारी चीजें। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नए कानूनों के लगने के बाद भारतीय न्याय प्रणाली में एक व्यापक सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।